हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 10 और टॉपिक चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम यहाँ पर एज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होंगी और हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आशु इज़ x ईयर्स ओल्ड। एक लड़का है आशु जिसकी एज कितनी है x ईयर, जबकि हिज मदर उनकी एज कितनी है x स्क्वायर। ओके, लेकिन आज से अगर 5 साल बाद की बात की जाए, 5 ईयर्स हैंस जो मिसेस वीना है उनकी एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ओल्ड एज आशु। तो हमें उनकी एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर आज की बात की जाए तो ये है x आशु की एज और ये x स्क्वायर ये है इसकी मदर की एज। ओके, लेकिन आज से अगर हम बात करते हैं 5 ईयर्स लेटर, तो 5 साल के बाद ये हो जाएगी आशु की एज और ये हो जाएगी उसकी मदर की एज। लेकिन 5 साल बाद उनकी एज का जो रिलेशन है वो ये है कि मदर की जो एज है वो आशु की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए ये जो 3 टाइम्स है ये कहाँ आ जाएगा, आशु की एज पर। तो बस अब आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है और उसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर x इज इक्वल टू 5 है इसका मतलब प्रेजेंट एज जो है आशु की, ये क्या हो जाएगी, आशु की प्रेजेंट एज। तो इसे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आशु। ठीक है, उसके बाद अगर उसकी मदर की, हाँ फाइंड देयर एज, दोनों की एज पूछी है, तो जो मदर है उनकी एज कितनी है x स्क्वायर, दैट मीन्स 25 ईयर्स। यहाँ पर भी आप लिख देंगे 5 ईयर्स। दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी -2, तो उसे हम नहीं लेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू ली जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स। तो एक आदमी है और उसका बेटा है, उनकी जो दोनों की एज है उसका अगर सम किया जाए तो कितना है, 45। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 ईयर्स अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 टाइम्स द मैन्स एज एट दैट टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो मैन है उसकी अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो ये फादर है और ये सन है। तो यहाँ पर हम इसकी एज मान लेते हैं f और इसकी एज मान लेते हैं s। ठीक है, फादर की एज f है और सन की एज कितनी है, s है। तो ये उनकी प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज f। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सन इज s। ठीक है, तो अब जो सम है उनकी एज का वो कितना है, 45। तो यहाँ लिख दीजिए f प्लस s इज इक्वल टू 45। अब बात की जा रही है 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स अगो क्या हो जाएगी एज, ये हो जाएगी f माइनस 5 और दूसरे जो बेटा है उसकी एज हो जाएगी s माइनस 5। ये है 5 ईयर्स अगो की बात। लेकिन 5 ईयर्स अगो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट करना है और वो क्या है, 4 टाइम्स द मैन्स एज एट दैट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सन की एज लिखी है और ये लिख दी मैंने फादर की एज। तो 5 साल पहले अगर हम प्रोडक्ट करें उन दोनों की एज का, तो ये कर दिया हमने उन दोनों की एज का प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 टाइम्स द मैन्स एज एट द टाइम। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 4 टाइम्स हैं किसके, मैन की एज का। तो 4 हम कहाँ लगा देंगे, 4 लगा देंगे हम इस तरफ। तो चलिए अब वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 4 आप एज इट इज़ लिख दीजिए 4। लेकिन ये देखिए ये जो है आपका f माइनस 5
इस f माइनस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो 4 है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास s माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से जो s है वो कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब जो सन की जो एज है आप इसे लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अब आपको अगर फादर की एज निकालनी है तो क्या करेंगे, तो आप इस वाले फॉर्मूले का मतलब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है f प्लस एस इज इक्वल टू 45, इसका यूज़ करिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो f है फादर की एज वो हो जाएगी आपके पास 45 माइनस 9, दैट मीन्स 36 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने उनकी प्रेजेंट एज निकाल ली। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमें गिवन था कि जो फादर और सन है उनकी एज जो है वो कितनी है, 45। 5 साल पहले की बात हो रही थी, तो 5 साल पहले अगर सन और फादर की एज इनका हम प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 4 टाइम्स था किसका, फादर की एज का। तो 4 हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कि f माइनस 5 दोनों तरफ से कैंसिल है तो उसे हमने कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी और यहाँ से हमें सन की एज मिल गई और उससे हमने फिर फादर की एज निकाल ली। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज, कोई लड़की है शिखा, उसकी एज की बात हो रही है 5 साल पहले, अगर बात की जाए 5 ईयर्स अगो, ठीक है, और उसकी जो एज है वो आज से मतलब 8 साल बाद। तो इन दोनों एज का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 30। तो हमें ये बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट शिखाज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। ये हमने मान ली शिखा की प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में कहा गया है आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले शिखा की एज क्या थी, x माइनस 5, और आज से 8 साल बाद दैट मीन्स x प्लस 8, और दोनों का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ, तो इनका हमें करना है प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 30 का। तो अब यहाँ पर आपको बनानी है इक्वेशन और करना है इसे सॉल्व। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स जो शिखा है उसकी जो प्रेजेंट एज है शिखा की वो कितनी है हमारे पास, 7। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कहा गया है कि एक सिचुएशन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब एक सिचुएशन आपको दी जा रही है तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो, अगर है, देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो इस टाइम पे उनकी प्रेजेंट एज क्या है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो चलिए सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। यहाँ कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं जिनकी जो एज है उनका जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स। लेकिन 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले अगर प्रोडक्ट निकाला जाए उनकी एज का तो वो कितना था, 48, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं, तो जो आपके 2 फ्रेंड है वो है A और B। लेट 2 फ्रेंड्स आर A एंड B। तो जो 2 दोस्त हैं वो है हमारे A एंड B, और अब हमें उनकी एज माननी है। तो जो उनकी एज है वो भी हमने क्या मान ली, A and B. Let 2 friends are A and B and their ages are A and B. उनकी जो एज है वो भी हमने मान ली कि A की एज है A और B की एज है B। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, दैट मीन्स इन दोनों फ्रेंड्स की जो एज है A और B उसका सम कितना है, 20। अब बात की जा रही है कि आज से अगर हम बात करते हैं 4 ईयर्स अगो, ठीक है, तो 4 साल पहले,
तो 4 साल पहले जो ए की एज है वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस 4। जो बी की एज है वो कितनी हो जाएगी, बी माइनस 4। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को अच्छे से अरेंज करिए। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस 4a माइनस 4b प्लस 16 इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस 4a प्लस बी प्लस 16 इज इक्वल टू 48। अब a प्लस बी की क्या वैल्यू है, 20, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस 4 इंटू 20 प्लस 16 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस 120 और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है ये, इसमें दोनों वैल्यू है ए एंड बी। तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो जो ए है उसे आप क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस बी। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 20 माइनस बी माइनस ये आपके पास आएगा 80। वेट, ये 4 इंटू 20 किया था ना, तो ये आएगा 80। ओके, तो ये आ जाएगा 112 इज इक्वल टू 0 और ये रह जाएगा यहाँ पर b। ठीक है, a की वैल्यू रखिए ना हमने 20 माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर प्लस 20b माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 20b प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमें पता है जब जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, जब वो रियल होते हैं तो होता क्या है, d की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब हमारे रूट्स क्या हैं, रियल। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप d निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस क्या होता है ये 4ac, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 448, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 48। तो जो d है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 48। तो इसका मतलब ये जो आपका d है ये हो गया लेस देन 0, और जब ये लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी नॉट रियल, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट फाइंड आउट देयर एज, क्योंकि ये जो कंडीशन उसने बताई है कि a प्लस बी आज की डेट में देखा जाए तो 20 है, लेकिन 4 ईयर्स अगो उन दोनों फ्रेंड्स की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर इसे d की हेल्प से इसे प्रूफ करके बताएंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके रूट्स हम रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो d है वो हमारा लेस देन 0 है, इसीलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कहा गया है एक गर्ल है, उसकी एज क्या है, मतलब डबल है उसकी सिस्टर से। अ गर्ल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, लेकिन 4 ईयर्स हैंस मतलब 4 साल बाद अगर उनकी एज का प्रोडक्ट किया जाए तो वो कितना आएगा 160। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं ये मानूँ कि वो जो उसकी सिस्टर है ना उसकी एज है x, तो वो जो गर्ल है वो अपनी सिस्टर से क्या है एज में डबल, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 2x। ये हमने एज इनकी मान ली। अब कंडीशन दी गई है कि आज से 4 साल बाद उनकी एज का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और वो कितना हो जाएगा 160। तो कर दीजिए, ये तो एज है उसकी सिस्टर की, लेकिन आज से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 4,
ये एज है उस गर्ल की, आज से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 2x + 4, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया और ये हो गया आपका 160। तो इक्वेशन बना लीजिए, ये आ जाएगा 2x² + 12x + 16 = 160। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x² + 12x - 144 = 0। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x² + 6x - 72 = 0। तो इसे आप लिख सकते हैं x² + 12x - 6x - 72 = 0। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास x = 6, और अगर ये 6 है तो ये तो एज हो गई उसकी सिस्टर की, और वो जो गर्ल है उसकी एज क्या है 2x, तो वो हो जाएगी हमारे पास 12 ईयर, और ये कितनी है 6 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी एजेस। उनकी प्रेजेंट एज पूछी थी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये हमने निकाल दी यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर कहा गया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, हमें सम करना है लेकिन किसका, रेसिप्रोकल का। क्या रेसिप्रोकल है, रहमान्स एज, रहमान की एज है कब 3 ईयर्स अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब अगर हम ये माने कि ये जो रहमान है इसकी एज कितनी है आज x, तो यहाँ पर लिखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान इज़ x ईयर्स। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो रहमान की एज कितनी है x ईयर्स, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो उसकी एज क्या हो जाएगी x - 3, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी x + 5। तो हमें क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल का क्या करना है सम। दैट मीन्स क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/x - 3 + 1/x + 5, ये कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पर गिवन है कंडीशन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये हमने कर दिया सम, किसका सम है ये रेसिप्रोकल का सम है। रहमान्स एज 3 ईयर्स अगो, तो ये हो गया हमारा 3 साल पहले, और दूसरी तरफ बात की है 5 साल बाद, तो ये हो गया हमारा आफ्टर 5 ईयर्स। तो इनको जब हमने ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1/3। तो ये कंडीशन हमने ले ली। अब ले लीजिए इनका एलसीएम, तो ये आ जाएगा x - 3 x + 5, तो यहाँ हो जाएगा x + 5 और यहाँ हो जाएगा x - 3 = 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x + 2 अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x² + 2x - 15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15 = 6x + 6। तो ये हो जाएगा आपके पास x² - 4x - 21 = 0। तो यहाँ पर अब आप इसे लिख सकते हैं x² - 7x + 3x - 21 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x = 7, जो पॉजिटिव एज है वो यही निकलेगी। तो x = 7 ईयर्स, ये क्या हो जाएगी रहमान प्रेजेंट एज, ये हो जाएगी रहमान की प्रेजेंट एज। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो ये हो जाएगी रहमान की प्रेजेंट एज। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है कि एक गर्ल है ज़ेबा, तो अगर ज़ेबा 5 साल यंगर हो जाए अपनी एज से, इफ़ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली इज़, मतलब जो भी एज है ज़ेबा की उससे अगर वो 5 ईयर्स यंगर हो जाए, मतलब आज से 5 साल पहले, ठीक है, तो क्या होगा, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन
5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानते हैं सबसे पहले लेट, मतलब एक्चुअल एज या प्रेजेंट एज, एक्चुअल एज ऑफ ज़ेबा इज़ X ईयर्स। ठीक है, तो आज की डेट में प्रेजेंट एज या एक्चुअल एज है जो ज़ेबा की, वो कितनी है? X ईयर्स। अब कंडीशन ये दी गई है कि आज से अगर बात की जाए 5 ईयर्स अगो, तो हमने ले ली आज से 5 साल पहले, ये थी ज़ेबा की एज। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, तो मतलब इसका अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर ऑफ दिस एज वुड हैव बीन कितना हो जाएगा? 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो 5 टाइम्स किया हमने इसकी एक्चुअल एज को, और उसके बाद इसमें कितना किया? 11 कर दिया। तो अब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम 5 ईयर्स पुरानी बात करें, 5 साल पहले, तो जो ज़ेबा है उसकी एज क्या हो जाएगी? कि स्क्वायर हो जाएगा उसकी एज का, लेकिन किस कंडीशन में? जब हम उसकी प्रेजेंट एज को मल्टीप्लाई करें 5 से और उसमें ऐड करें 11 का। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x, 14 नहीं 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी 1 और एक निकलेगी 14। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आज से फिर वो 5 साल पहले की वैल्यू दे करके कंडीशन बता रहा है। तो अगर आज ज़ेबा 1 ईयर की है तो उसको 5 साल पहले कैसे कर देंगे आप? तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू कौन सी ली जाएगी? x इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स। ये हमारी क्या है? प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ ज़ेबा। यही हो रहा था ना बात? हाँ, तो ये है हमारी ज़ेबा की प्रेजेंट एज, जो कि कितनी है? 14 ईयर्स। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो 1 ईयर है ये हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम इसे ले लें तो 5 ईयर्स अगो उसकी कोई एज ही नहीं थी, तो इसीलिए हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 14 की। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एक आशा है जिसकी एज क्या है? 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा। मतलब एक लड़की है निशा, उसकी मम्मी है आशा। तो निशा की जो भी एज है उसे हम x मान लेंगे। तो जो आशा की एज है वो निशा की एज के क्या है? स्क्वायर से भी 2 ज़्यादा। ठीक है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अब जो निशा है वो जब अपनी मम्मी की एज की हो गई तब क्या हुआ? आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो अब हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है निशा की वो क्या है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो जो निशा है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली x ईयर। ठीक है, तो ये निशा की प्रेजेंट एज है। तो अगर निशा की एज ये है तो जो आशा है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी? आशा की प्रेजेंट एज हो जाएगी, देखो 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। तो मतलब इसका करिए स्क्वायर और ऐड कर दीजिए इसमें 2। तो ये किसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी? ये हो जाएगी आशा की। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अब जितनी भी एज आशा की है वो हमें नहीं पता कितनी है, तो उस एज तक जब निशा पहुंच जाएगी उसके बाद हमें कंडीशन दी है। अब ये कितने सालों में पहुंच जाएगी उसकी बात नहीं हुई है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि अगर मैं ये मान लूं कि ये जो निशा है वो अभी कितनी है? 5 ईयर्स की है। ठीक है, और ये जो आशा है
माना कि ये अभी कितनी है हमारी, ये है हमारे पास अभी 25 ईयर्स की, ठीक है। तो ये जो निशा है ये आशा की एज तक कब पहुँचेगी, कितने साल लगेंगे उसे आशा की एज तक पहुँचने के लिए, 20 साल, क्योंकि 20 साल के बाद जो निशा है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 25। तो ये आपने कैसे निकाला, ये आपने आशा की एज 25 में माइनस कर दिया आपने निशा की एज को, तो आपने बताया कि 20 साल के बाद जो निशा है वो अपनी मदर आशा की एज जितनी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे हम ये कहें कि आज की प्रेजेंट डेट में अगर देखा जाए तो निशा माना कि 5 ईयर की है और जो आशा है वो है 25 ईयर्स की। अब ये जो निशा है वो 25 ईयर्स की कब होगी, तो हम देख पा रहे हैं आज से 20 साल के बाद, अगर 20 ईयर्स के बाद की बात करें तो 5 + 20 कितनी हो जाएगी निशा की एज, 25। लेकिन ये जो 20 ईयर्स हैं ये हमने कैसे निकाले, दोनों की एज को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें ये कहा गया है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, निशा अपनी मदर के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए तो उस टाइम पे क्या होगा, लेकिन हमें वो कितने साल बाद होगा ये कंडीशन गिवन नहीं थी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स लेटर, ठीक है। मतलब आज से x² + 2 - x ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, जो निशा है, निशा एज विल बी इक्वल टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो आज से अगर हम बात करें इतने सालों के बाद, तो जो निशा की एज है वो कितनी इक्वल हो जाएगी, उसकी माँ की जो आज प्रेजेंट एज है, मतलब उस टाइम की प्रेजेंट एज नहीं, आज की जो प्रेजेंट एज है उसके इक्वल हो जाएगी। निशा एज विल बी इक्वल टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कब की, x² + 2 - x ईयर्स अगो, मतलब x² + 2 - x ईयर्स पहले जो उसकी माँ की प्रेजेंट एज थी वो इतने टाइम के बाद निशा की क्या हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब इतने मतलब निशा जो है वो अपनी मदर की एज जितनी हो जाए तो वो कितने सालों के बाद होगा, तो वो कंडीशन हमने यहाँ पर निकाल ली। तो इतने सालों के बाद ये कंडीशन हमारी बन रही है। तो अब देखिए क्वेश्चन में फिर ये कहा गया है कि जब निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो मतलब इतने सालों के बाद आशा की एज क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स, इतने सालों के बाद आशाज एज कितनी हो जाएगी आशा की एज, तो देखिए प्रेजेंट में एज कितनी है, x² + 2, तो x² + 2 ये तो है उसकी अभी एज, लेकिन कितने साल बाद की बात करनी है हमें, x² + 2 - x ईयर्स के बाद, तो ये हमने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगी आशा की एज। अब कंडीशन क्या गिवन है, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो अब प्रेजेंट एज क्या है निशा की, x, तो उसका करिए 10 टाइम्स और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। तो ये जो आशा की एज है x² + 2 + x² + 2 - x = 10x - 1। मतलब आशा की जो एज है आज से x² + 2 - x ईयर्स के बाद वो कितनी हो जाएगी, आज की डेट में जो प्रेजेंट एज है निशा की उसके 10 टाइम्स से 1 कम, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे 2x² + 4 - x - 10x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2x² - 10x
माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5 और दूसरा आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जब आप लेंगे x इज इक्वल टू 5 तो उस वजह से जो मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, आशा की, मतलब आशा की एज कितनी हो जाएगी, x² + 2 दैट मीन्स 27। ठीक है, और अगर 1/2 लेंगे तो बहुत कम होगी, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 5। तो ये जो x इज इक्वल टू 5 है ये कौन है, निशा, और जो आशा है वो हो जाएगी हमारे पास 27 ईयर्स की। ठीक है, तो ये तो थे एज वाले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन जो हमारे डिपेंड करते हैं शेप्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप्स हैं आपके ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके के शेप्स हैं, उन पर भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू sides of the triangle is 5 centimeter. Find the length of these sides. तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक राइट एंगल वाला आप ले लीजिए ट्रायंगल, तो ये हमने ले लिया। तो अब कहा गया है इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है ना, अगर ये A है ये B है, तो इन दोनों में कोई भी बड़ी छोटी हो सकती है, उससे वो मैटर नहीं है। बट मैटर ये है कि जो भी एक की लेंथ है, दूसरी जो लेंथ है वो उससे क्या है, 5 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैं A को मान लूँ x, तो B क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इससे या तो 5 सेंटीमीटर छोटा है या बड़ा, मतलब दोनों में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 5। ठीक है, दोनों में सिर्फ हमें 5 का डिफरेंस लेना है। द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 5 सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर का दोनों में डिफरेंस है। तो अगर इस लेंथ को मैंने मान लिया x, तो ये हमारे पास अपने आप हो जाएगा x - 5। अब हमें फॉर्मूला पता है ही, हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस x - 5 का होल स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन बनाइए और इसे सॉल्व करिए। तो फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पर, x² प्लस x² माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 625। अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 2 को निकालिए यहाँ से कॉमन, तो x² माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो एक साइड तो आ गई, मतलब जो A है वो हो गया हमारा 20, तो जो B है वो कितना हो जाएगा 15, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो अदर टू साइड्स हैं वो हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द लेंथ्स ऑफ दीज साइड्स, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक रेक्टेंगल लेना है आपको। तो चलिए पहले ले लेते हैं हम एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया रेक्टेंगल। अब लेना है इसका एक डायगोनल, तो ये ले लीजिए इसका एक डायगोनल। तो यहाँ पर लिखा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब अगर हमारे रेक्टेंगल में ये दो साइड्स होती है ना, ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है हमारी विड्थ b। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन है कि जो शॉर्टर साइड है उससे भी जो डायगोनल है वो कितना ज़्यादा है, 60 मीटर। तो शॉर्टर साइड को मैंने मान लिया x, तो जो डायगोनल है वो हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस x। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब ये कितनी है, ये शॉर्टर साइड से कितनी ज़्यादा है, 30। तो हमें इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास
ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये फिर से क्या हो गया, राइट एंगल वाला ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 60 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए और सॉल्व करिए। इक्वेशन मैं बना देती हूँ। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसे ब्रेक करिए तो ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास -90 और +30 में। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 90 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टर साइड है इसे हम क्या लिखेंगे, शॉर्टर साइड, वो कितनी हो गई हमारे पास 90 सेंटीमीटर। तो अब जो लॉन्गर साइड है आपकी जो L है वो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमें शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड, इसे आप लिख दीजिए लॉन्गर साइड, ठीक है। तो ये हमें दोनों साइड्स निकालनी थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 3√10 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल वाला ट्राइंगल, इसका जो हाइपोटेनियस है वो है 3√10 सेंटीमीटर। अब कहा गया है इफ़ द स्मॉलर लेग इज़ ट्रिपल्ड, मतलब एक स्मॉलर लेग है और एक बिगर है। तो ये वाली हमने मान ली लॉन्गर, तो इसे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ये स्मॉल है ये लॉन्ग है, ठीक है। तो अब कहा गया है इफ़ द स्मॉलर लेग इज़ ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग डबल्ड देन न्यू हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 9√5 सेंटीमीटर। ये नया वाला हो जाएगा, ये तो हमारे पास ओल्ड है और ये क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम L² + S² करें तो कितना आ जाएगा 3√10 इसका होल स्क्वायर। ये कंडीशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम जो स्मॉलर लेग है उसे क्या कर दें ट्रिपल, तो स्मॉलर लेग की वैल्यू क्या है S, तो इसे कर दीजिए 3S, ठीक है। और जो लॉन्गर लेग है उसे कर दिया डबल, दैट मीन्स इसे कर दीजिए 2L, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9√5 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया कि जब इसकी वैल्यू तो है L और इसकी वैल्यू है S, ये है लॉन्गर साइड और ये है स्मॉलर साइड, तो उस टाइम पे जो हाइपोटेनियस है वो है 3√10 सेंटीमीटर। अब ये जो स्मॉलर साइड है इसकी जो भी वैल्यू थी, ठीक है, तो इसे आप कर दीजिए ट्रिपल, मतलब ये जो S थी अगर, तो इसे कर दिया हमने 3S और ये हमारा जो L था इसे कर दिया हमने 2L। तो जो नया हाइपोटेनियस बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 9√5, ठीक है। तो अब हमें ये कंडीशन, मतलब पहले हमारे पास ये कंडीशन थी, अब हमारे पास ये कंडीशन है। तो इक्वेशन नंबर 2 को करिए सॉल्व। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4L² + 9S² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 81 × 5, दैट मीन्स 405, ओके। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ही है, उसे अरेंज किया है तो 3 दे दीजिए चलिए। और जो इक्वेशन 1 है उसे अरेंज करिए, तो ये है L² + S² इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 90, ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 4L² + 4S² + 5S² इज इक्वल टू 405, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास L² + S² + 5S² इज इक्वल टू 405। अब देखिए L² + S² की वैल्यू क्या है 90, तो रख दीजिए 4 × 90 + 5S²
इज़ इक्वल टू 405। ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को हटाना चाहती थी ताकि सिर्फ सिंगल वेरिएबल बचे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5s² प्लस 360 इज़ इक्वल टू 405। तो ये हो जाएगा 5s² इज़ इक्वल टू 45, तो s² इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो s है वो हो जाएगा 3, और अगर s की वैल्यू 3 है तो जो l है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसकी वैल्यू को फिर आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है l² प्लस s² इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ये है आपके पास l² प्लस 9 इज़ इक्वल टू 90। तो यहाँ से जो आपका l है l² वो हो जाएगा 81, तो l हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिगर साइड एंड शॉर्टर साइड, हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, तो जो उनकी लेग्स है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ये हो जाएगी आपकी बिगर साइड और ये हो जाएगी आपकी स्मॉलर साइड। इनकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर पार्क। अब इस सर्कुलर पार्क पर क्या कहा गया है कि एक पोल लगाना है। इरेक्टेड का मतलब है कि हमें कहीं पर एक पोल रखना है। तो जैसे आपको यहाँ पर मैंने मान लिया कि कहीं पर भी पूरे सर्कुलर पार्क पर एक पोल हमें रखना है। अब वो कैसे रखना है कि ये जो सर्कुलर पार्क है इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 13 मीटर्स। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से इसका जो डायमीटर है ये इसका सेंट्रल पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये जो डायमीटर है AB, ये कितना है हमारे पास? AB इज़ इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, तो इस पर हमें इस तरीके से रखना है कि जहाँ पर भी हम इसे रखेंगे, ओके, तो जहाँ पर भी इसे रखेंगे, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज़ 7 मीटर्स। मतलब यहाँ पर जो इसका डायमीटर है वहाँ पर दोनों जगह अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? गेट है। तो यहाँ से जब हम उस पोल को देखें, माना कि पोल यहाँ है, तो यहाँ से कुछ इसकी डिस्टेंस होगी और कुछ डिस्टेंस इसकी इससे होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? पोल है। तो ये जो पोल है ये कुछ इस तरीके से होगा कि जब हम PA माइनस PB करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा? 7 मीटर। देखिए इसमें कहा गया है डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। इज इट द पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो हमें ये बताना है कि हम किस तरीके से इस पोल को लगाएं कि इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये ऐसे हो सकता है कि ये हमारा ऐसे हो। ओके, ये कंडीशन भी हो सकती है कि पोल हमारा यहाँ लगे, ऐसा ना हो करके ये हमारा ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पोल है वो कुछ इस तरीके से हो, यहाँ पर हो। ठीक है, तो कहीं पर भी पोल हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारा PA और PB है ये कितनी है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जब हम PA माइनस PB करें तो उसका आंसर कितना आएगा? 7। तो चलिए देख लेते हैं कंडीशन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये राइट एंगल का ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल का ट्रायंगल बनेगा तो आप कह सकते हैं कि AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं AP को मान लूँ A तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, BP को मान लूँ B तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, और जो AB है वो तो है हमारा 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए,
ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस बी। तो अब वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 प्लस बी स्क्वायर प्लस 14 बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर प्लस 14b माइनस 169 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 14b माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए तो b स्क्वायर प्लस 7b माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसके करिए फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 12b माइनस 5b माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो b है उसकी वैल्यू आएगी 5, नेगेटिव वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। और b अगर 5 है तो a कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो इसका मतलब जो a माइनस बी है वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स ये कंडीशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इफ़ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो मतलब हमारा जो पोल है वो हमारा कितनी डिस्टेंस पर लगेगा। जो दोनों पॉइंट आपको गिवन थे ए और बी, तो वहाँ से पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस पर इस पोल को हम लगाएंगे। तो देखिए ए से कितनी डिस्टेंस है, ए से ये जो पॉइंट है आपका ए, ये वाला, इस पॉइंट की बात हो रही है। तो अगर ए की बात करेंगे तो ए से लगेगा ये आपका 12 मीटर दूर, और बी से बात करेंगे तो बी से कितना दूर लगेगा, ये लगेगा यहाँ पर बी से 5 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का ही आएगा आपका, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये 12 दिख रहा है और ये हमें लग रहा है ऑलमोस्ट 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।